हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आरडी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति के संबंध में। आज हम देखेंगे राष्ट्रपति की व्यवहार में क्या भूमिका रही है। भारतीय संविधान को लगभग 70 वर्ष का कार्यकाल इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रपति के पद का विकास संवैधानिक प्रधान की दिशा में हुआ है। फखरुद्दीन अली अहमद सहित प्रथम 5 राष्ट्रपतियों ने सदैव दलीय राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य किया और इस प्रकार राष्ट्रपति एक गौरवपूर्ण तथा निष्पक्ष राष्ट्राध्यक्ष बन गया। यद्यपि कुछ अवसरों पर राष्ट्रपति पदधारी व्यक्तियों द्वारा, विशेषतया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन और श्री गिरि के शासन को प्रभावपूर्ण परामर्श और चेतावनी देने का कार्य किया, लेकिन ऐसा करते समय उनके द्वारा अपने पद की सीमाओं को सदैव ही दृष्टि में रखा गया। अप्रैल 1977 के अंतिम दिनों में कार्यवाहक राष्ट्रपति बी.डी. जत्ती और संसदीय मंत्रिपरिषद के बीच 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने संबंधी प्रस्ताव के विषय में अशोभनीय विवाद की स्थिति अवश्य ही उत्पन्न हुई, लेकिन अंत में श्री जत्ती द्वारा अपने पद की संवैधानिक सीमाओं को स्वीकार करते हुए मंत्रिपरिषद के परामर्श को स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रपति रेड्डी के द्वारा प्रारंभ से ही शासन को परामर्श तथा चेतावनी देने की उपयोगी और प्रभावशाली भूमिका निभाने की चेष्टा की गई। वे इस बात पर भी निरंतर जोर देते रहे कि राष्ट्रीय समस्याओं का हल विभिन्न राजनीतिक दलों की सहमति के आधार पर ढूंढा जाना चाहिए। भारत के संवैधानिक इतिहास में पहली बार श्री रेड्डी को ही कुछ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में निर्णय का अवसर प्राप्त हुआ। जुलाई 1979 में चरण सिंह के प्रधानमंत्री पद पर मनोनयन, चरण सिंह द्वारा बहुमत समर्थन प्राप्त करने में असफल रहने पर भी जनता पार्टी के नेता जगजीवन राम को सरकार बनाने का अवसर देने के बजाय चरण सिंह मंत्रिमंडल के परामर्श पर लोकसभा को भंग करने आदि समस्त राजनीतिक घटनाक्रम में राष्ट्रपति के आचरण ने कुछ विवादों को जन्म दिया और राष्ट्रपति के महत्वाकांक्षी होने के संकेत मिले। 1985 से 89 के वर्षों में, विशेषतया 1987 के प्रथम 6 महीनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जिस प्रकार के तीखे विवादों की स्थिति देखी गई, वैसी स्थिति ने इससे पूर्व भारतीय राज्य व्यवस्था में कभी भी जन्म नहीं लिया। इन महीनों में कई प्रश्नों ने जन्म लिया। क्या राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर ऐसे प्रधानमंत्री को पदच्युत कर सकता है जिसे लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त है? क्या राष्ट्रपति द्वारा भारत के किसी नागरिक को भ्रष्टाचार के किन्हीं आरोपों के आधार पर प्रधानमंत्री के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर करने की अनुमति दी जा सकती है? कटु विवाद की स्थिति में भी राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और इन दोनों प्रश्नों पर सामान्य विचार यही बना कि राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई कदम उठाना उचित नहीं होगा। लेकिन ज्ञानी जी ने राष्ट्रपति पदधारी के एक अधिकार पर बल दिया और उस पर राष्ट्र की सामान्य स्वीकृति प्राप्त करने में सफल रहे। राष्ट्रपति का वह अधिकार है अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। वस्तुतः राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच इस प्रकार के विवाद ना तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की स्वस्थता का परिचय देते हैं और ना ही राष्ट्रपति पद के लिए शोभनीय है। आशा की जानी चाहिए कि भविष्य में राष्ट्रपति पदधारी व्यक्ति अपनी स्थिति और आचरण को विवाद का विषय नहीं बनने देंगे और विविध पक्ष राष्ट्रपति के प्रति सम्मान की स्थिति बनाए रखेंगे। 9वीं लोकसभा के चुनाव नवंबर 1989 के बाद जो स्थिति बनी थी, उसने अनेक शंकाओं को जन्म दिया। इसी प्रकार वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद नवंबर 1990 और प्रधानमंत्री पद से चंद्रशेखर के त्यागपत्र के बाद मार्च 1991 में अनेक शंकाओं को जन्म मिला, लेकिन ये सभी शंकाएं निराधार रहीं। वस्तुतः इन सभी परिस्थितियों में राष्ट्रपति वेंकट रमन ने अपनी भूमिका के निर्वाह में गहरी समझ और भारी विवेक बुद्धि का परिचय दिया।
11वीं लोकसभा चुनाव ने अनिश्चित राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक अस्थायित्व को जन्म दिया, लेकिन इस स्थिति में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने संविधान के शब्दों, संविधान की भावना तथा अपने पद की मर्यादा को दृष्टि में रखते हुए अपने दायित्व को भली भांति निभाया। 11वीं लोकसभा और 12वीं लोकसभा चुनावों में त्रैशंकु लोकसभा तथा अनिश्चित राजनीतिक स्थितियों को जन्म दिया। 13वीं लोकसभा ने भी किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, अतः गठबंधन सरकार का गठन हुआ। 1996 से 2000 के वर्षों में 3 प्रधानमंत्री और 3 लोकसभा चुनाव देखे गए। इन अनिश्चित राजनीतिक स्थितियों ने राष्ट्रपति को कुछ सीमा तक सक्रिय राष्ट्रपति की भूमिका निभाने के अवसर प्रदान किए, और यह तथ्य है कि राष्ट्रपति KR नारायणन ने भारतीय गणतंत्र के अन्य किसी भी राष्ट्रपति की तुलना में अधिक सक्रिय भूमिका निभाई। राष्ट्रपति पद के संबंध में स्वयं राष्ट्रपति के दृष्टिकोण के कारण ही यह स्थिति बनी। इस प्रसंग में स्वयं राष्ट्रपति ने स्वाधीनता दिवस 98 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय दूरदर्शन पर दिए एक साक्षात्कार में कहा था, मेरे मानस में राष्ट्रपति की छवि एक प्रशासनिक राष्ट्रपति की नहीं वरन एक कार्यकारी राष्ट्रपति की है, जिसे संविधान की सीमाओं में कार्य करना है। राष्ट्रपति को प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप करने या घटना चक्र को प्रभावित करने की प्रत्यक्ष शक्ति बहुत कम अंशों में प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति पद को कार्यपालिका पर, शासन के अन्य अंगों पर तथा संपूर्ण रूप में जनता पर चातुर्यपूर्ण सूक्ष्म प्रभाव अवश्य ही प्राप्त है। 44वें संवैधानिक संशोधन से प्राप्त स्थिति या शक्ति का भारत के संवैधानिक इतिहास में अब तक 2 बार प्रयोग किया गया है। पहला अक्टूबर 1997 में, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दिया, और दूसरा सितंबर 98 में, जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परामर्श दिया। तब इन दोनों ही अवसरों पर राष्ट्रपति ने 44वें संवैधानिक संशोधन को आधार बनाकर मंत्रिमंडल को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा, और मंत्रिमंडल ने अपने परामर्श पर पुनर्विचार करते हुए दोनों ही अवसरों पर उसे वापस ले लिया। इस प्रकार राष्ट्रपति ने असाधारण वस्तुनिष्ठता और परम ईमानदारी का परिचय देकर संविधान के सच्चे संरक्षक की भूमिका का निर्वाह किया। इस प्रसंग में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रबुद्ध वर्ग और लोकमत ने राष्ट्रपति की इस भूमिका की सराहना की। 2002 में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए डॉक्टर अब्दुल कलाम अपने पद की समस्त गरिमाओं का पालन करते हुए भारतीय राजव्यवस्था को गतिशीलता, तेजस्विता और आवश्यक आधुनिकता प्रदान करने की चेष्टा में संलग्न रहे। अगस्त 2002 में ही राष्ट्रपति ने चुनाव सुधार अध्यादेश मंत्रिमंडल को लौटाने का जो कार्य किया, उससे यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रपति स्वर्णिम शून्य के रूप में कार्य करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने पद की मर्यादाओं को सदैव ही दृष्टि में रखा। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल ने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया, और अपने पूरे कार्यकाल में नितांत गरिमापूर्ण ढंग से उन्होंने अपने समस्त संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया। इस पद पर आसीन प्रथम महिला थीं। इस प्रकार राष्ट्रपति एक गौरवपूर्ण तथा निष्पक्ष राज्याध्यक्ष बन गया। जुलाई 2012 में भारतीय राजनीति के वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए, और प्रणब मुखर्जी ने एक से अधिक अवसरों पर प्रभावशाली परामर्शदाता के रूप में भूमिका निभाई। लोकसभा लोकपाल चयन समिति के गठन, स्नूपगेट जासूसी प्रकरण के प्रसंग में जांच आयोग स्थापित करने के प्रसंग में राष्ट्रपति ने मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल के निर्णय को भविष्य के लिए टालने का परामर्श दिया, और सिंह मंत्रिमंडल ने इन परामर्शों को स्वीकार किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि राष्ट्रपति ने एक पिता की भांति उनका मार्गदर्शन किया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है। जुलाई 2017 में भारतीय राष्ट्रपति के पद पर श्री माननीय रामनाथ कोविंद जी ने इस पद को ग्रहण किया है, और ये अपनी पूरे गरिमापूर्ण ढंग से और अपने समस्त संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। राष्ट्रपति सरकार के सर्वोच्च परामर्शदाता की भूमिका के आधार पर
सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वास्तव में सिद्धांत और व्यवहार के आधार पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति भारत राज्य का संवैधानिक प्रधान है। राष्ट्रपति पद के संबंध में ना तो स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा को अपनाया जा सकता है और ना ही इस धारणा को अपनाना भारत राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के हित में होगा। स्थिति का अन्य पक्ष यह है कि भारतीय राष्ट्रपति का पद उतना कमज़ोर नहीं है जितना कि उसे समझा जाता रहा है। उसे भारतीय राज व्यवस्था में एक प्रभावशाली और सर्वोच्च परामर्शदाता की स्थिति प्राप्त है। व्यवहार में राष्ट्रपति पद की स्थिति व्यावहारिक राजनीति के कुछ तत्वों और तथ्यों पर निर्भर करती है, जिनमें प्रमुख हैं सरकार का स्वरूप अर्थात एक दल की सरकार है या मिलीजुली सरकार, शासन की संसद के दोनों सदनों और विशेषतया लोकसभा में स्थिति, राष्ट्रपति का स्वयं का व्यक्तित्व और राष्ट्रपति पद के संबंध में स्वयं राष्ट्रपति का दृष्टिकोण, प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच आपसी संबंधों की स्थिति और राष्ट्रीय जनमत की स्थिति आदि। मिलीजुली और कमज़ोर सरकारें राष्ट्रपति को सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती रही हैं। वास्तव में सिद्धांत और व्यवहार के आधार पर कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति भारत राज्य का संवैधानिक प्रधान ही है तथा इस संबंध में न तो स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा को अपनाया जा सकता है और न ही इस धारणा को अपनाना भारत राज्य की संवैधानिक व्यवस्था के हित में होगा। ये था भारतीय संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति का पद। अगले लेक्चर में हम देखेंगे संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। धन्यवाद।